साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश ने अभी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और उस 75वें वर्ष को हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। अब हम लोग यहाँ से आगे की प्लानिंग करते हैं कि जब 25 साल बाद हमारा देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, यानी कि शताब्दी वर्ष जब मनाएगा, तब हम लोगों का क्या टारगेट होना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग समझेंगे कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम लोग 25 ऐसे स्टॉक जिनमें एसआईपी 25 साल के लिए की जाए तो हमारे पास भी एक अच्छी वेल्थ होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने रिसर्च करके वो 25 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कि जो आने वाले 25 सालों में जिनका एक अच्छा सा रिटर्न जनरेट होगा। दोस्तों, लगता है कि अब जो पिछली हमने 75 साल देखे हैं आज़ादी के, और 75 साल में जो हमारे देश ने तरक्की की है, बहुत सारे सेक्टर्स नए नए उभर के सामने आए। उन्हीं में से जो पिछला लास्ट जो 25 इयर्स थे वो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के नाम रहे। और इन 25 सालों में जो सबसे बड़ा जो उद्योग था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में निकल के आया। उसी में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड के बारे में। ये फंड एक्चुअली में ऐसा फंड है जिसमें यदि हम लोग पैसा निवेश करते हैं तो वो निवेश ताइवान के मार्केट में किया जाएगा। मित्रों, इसमें वही लोग निवेश करें जिन लोगों को और हाई रिस्क चाहिए। ये हाई रिस्क की फंड है और इस फंड में हाई रिटर्न भी बनेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो एक तो थीमेटिक और सेक्टर फंड है, और ऊपर से ये ताइवान का ये जो निवेश है वो ताइवान में किया जाएगा। निप्पॉन इंडिया एक म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनी है सिर्फ जिसके पास ये राइट है कि वो ताइवान की मार्केट में डायरेक्ट निवेश कर सकती है। उसका कारण है कि जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत किसी भी कंट्री को, यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको अलाउ नहीं है कि वो ताइवान और चाइना के साथ में पैरेलल कोई अपना व्यापार करें या पैरेलल निवेश करें। निप्पॉन चूँकि जापान की कंपनी है और जापान का ताइवान के साथ में एक अलग एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से ताइवान की कंपनी और जापान की कंपनियां एक दूसरे के यहाँ निवेश कर सकती हैं। तो ये अधिकार निप्पॉन को जाता है, इसीलिए निप्पॉन इंडिया ये ताइवान इक्विटी फंड लेके आया। बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, एक ये नया फंड है। लेकिन मित्रों, हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी जो निवेश करने की प्रोसेस है इसको समझते हैं कि हमें इस फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। इससे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लें कि इस फंड में वो लोग बिल्कुल निवेश ना करें जिनके पास 25 साल का समय नहीं है। दूसरे, वे लोग इसमें निवेश ना करें जिन्हें डर लगता है या किसी हाई बीपी या अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, वो लोग भी इसमें निवेश ना करें। और वो लोग इसमें निवेश ना करें कि जो साल 2 साल में रिटर्न की इच्छा रखते हैं। रीज़न ये है कि ये जो पूरी प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट की, ये बाया जापान और जापान से ताइवान में। वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके तहत ये घटनाक्रम सक्रिय बना हुआ है, एक इशू बना हुआ है। चाइना और ताइवान के बीच में एक तनाव भी खड़ा हुआ है। उनकी आर्मी ड्रिल चाइना की चली रही है। अभी नैन्सी पॉलिसी ने वहाँ ताइवान में विज़िट किया। विज़िट करने के बाद में एक तनाव क्रिएट हो गया। तनाव के बाद में चारों तरफ से चाइना ने अपने आर्मी को, नेवी को लगा के उसको घेरने की कोशिश की है ताइवान को। लेकिन जो ये सारा कुछ आप देख रहे हो,
वो एक अलग दृश्य है। उसके इंटरनेशनल पॉलिटिकल रीज़न है। वो क्या रीज़न है, राजनीतिक रीज़न है, वो उस पे हम लोग कभी अन्य वीडियो पे आएंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें। पहला तो क्या है कि ताइवान का उदय कैसे हुआ। जब पूरे दुनिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था, उसी समय रसिया भी अपनी साम्यवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था। ऐसे में रसिया ने चाइनीज़ माओ के साथ मिलकर, जो वहाँ के दूसरे डेमोक्रेटिक लीडर थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। और वो पीछे हटते गए और हटने के बाद में एक छोटे से द्वीप ताइवे पे आके वो लोग इकट्ठे हो गए। उनका दावा ये था कि हम आगे चल के अपनी आर्मी को फिर गठित करेंगे और गठित करने के बाद में जो हमारा पुराना चाइना है उस पे हम पुनः कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से ताइवान ने अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित नहीं किया। और दूसरा विषय था कि उस समय यूएसए ने पूरी पावर के साथ इनकी हेल्प नहीं की। रीज़न ये था कि अमेरिका पूरे विश्व बिरादरी में ऑलरेडी पहले से बहुत बड़े दबाव में था, मानवता के दबाव में था, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग कर चुका था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। और पूरे दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, मानवतावादी लोग थे, वो यूएसए के अगेंस्ट में हो गए थे और यूएसए का भारी विरोध पहले से ही चल रहा था, जिसकी वजह से उस समय यूएसए खुल के मदद नहीं कर पाया। और ये सारे जो डेमोक्रेटिक लोग थे वो आके अपने ताइवे पे उन्होंने एक टापू पे स्थान पाया और वहाँ पे एकत्रित होके रहने लगे। मित्रों, लेकिन इसके बाद में यूएसए के तरफ से एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मनी और सारा सपोर्ट कंटिन्यू रहा, जैसे जापान के प्रति रहा या आप देखेंगे साउथ कोरिया की तरफ रहा या इजराइल की तरफ। तो इन तीनों जगह पे उसका सहयोग लगातार जारी रहा। अगर विश्व में देखोगे तो इन तीन देशों ने, जहाँ पे यूएसए की मित्रता थी, इजराइल हो या साउथ कोरिया हो या ताइवान हो, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी से और हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा समृद्धि हासिल की और अपने को आगे बढ़ाया। मित्रों, हम लोग फिर टॉपिक पे लौटते हैं वापस। ये तो हमने जान लिया कि ताइवान का उदय कैसे हुआ। अब आते हैं कि इतना सब होने के बाद भी चाइना ने अटैक क्यों नहीं किया, या इस तरीके का तनाव क्रिएट करने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, प्रमुख कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें चाइना कहीं न कहीं पीछे से रसिया को पूरी हेल्प दे रहा था। आर्मी इंस्ट्रूमेंट और जितने भी आर्थिक, सामयिक जो भी सहयोग हो सकता है, तो वो पीछे से सपोर्ट कर रहा था। तो यूएसए ने देखा कि जब आप डायरेक्ट वहाँ पे सपोर्ट कर ही रहे हो तो क्यों ना आपको भी आपका स्वाद दे दिया जाए। उसी के तहत इस जो ताइवान की जो नीति है वो पहले से ही आप देखोगे, चाइना का जो अपने आड़ोसी पड़ोसी की जो भी राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र हैं, उन पे कब्जा करने की, हड़पने की नीति ऑलरेडी बहुत ही पूरे एग्रेसिव ज़ोर शोर के साथ चल रही है। दूसरा क्या है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं चाइना के, वो उनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है, तो वो अपने रिपोर्ट पेश करेंगे उनका जो बोर्ड होता है उसके सामने, और उनके पास जो दिखाने के लिए है वो बहुत कम है, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी मंदी छाई हुई है। मित्रों, अब फिर एक बार हम विषय विस्तार हो जाएगा, इसलिए उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। फिर हम लौटते हैं अपने ताइवान इक्विटी फंड के बारे में। दोस्तों, जो चाइना ने अभी तक अटैक नहीं किया है ताइवान के ऊपर, उसका प्रमुख कारण है कि ताइवान ने सेमीकंडक्टर का अपने ऊपर एक कवच बना रखा है। ये पहले से प्रभावशाली था, लोग जानते थे, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावशाली है इसको चाइना भी नहीं जानता था। ये चाइना को तब समझ में आया जब कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा
और लॉकडाउन में क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन भी प्रभावित हो गया। सेमीकंडक्टर का जो प्रभावित हुआ उत्पादन, उससे चाइना क्या पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वही गड़बड़ा गई। लोगों को पता ही नहीं था कि जो सेमीकंडक्टर है यानी कि जो माइक्रोचिप है, उसका हमारे दैनिक जीवन में कितना बड़ा हिस्सेदारी पे उसने कब्जा कर लिया है। अब आते हैं दोस्तों, चूँकि ताइवान जो है वो पूरे दुनिया की लगभग 80% चिप की हिस्सेदारी रखता है, तो चाइना कभी भी उस पे अटैक नहीं कर सकता है। अभी इतने तनाव के बाद भी जो चाइना ने प्रतिबंध लगाए हैं व्यापार में, आपको हंसी आएगी सुन के कि उसने केवल कुछ फलों पे, मछली पे और सिलिका यानी कि रेत के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि वो हम अब वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसमें कहीं भी सेमीकंडक्टर की उसने बात नहीं की है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ा अगर कोई परचेज़र है तो यूएसए है, और यूएसए के बाद में चाइना है। तो कोरोना काल में जब उसने देखा, जब उसकी कंपनियां प्रभावित हुई, चाइना की और दुनिया की भी, तो वो सोच रहा था कि मैं भी अपने यहाँ ये माइक्रोचिप का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। लेकिन जब पता चला कि जो वहाँ पे माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियां हैं और उनकी जो इंटर मतलब अंदरूनी टेक्नोलॉजी है वो यूएसए और जर्मन कंपनियों की है, तो सारी कंपनियों में आप देखो कि चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या उनका स्टेक की बात हो, एक प्रमुख हिस्सेदारी जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती हैं वो अमेरिकन कंपनियों के हाथ में है, और उनका एक बहुत बड़ा निवेश उन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी है। तो मित्रों, एक तो ये बात क्लियर है कि चाइना को जो अटैक करने का है वो एक दिखावा हो सकता है, वो एक रणनीतिक दबाव तो बना सकता है, लेकिन आजकल जो आज के समय में परिस्थितियां हैं उनमें वो किसी भी एंगल से ताइवान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है और ख़ास करके जो आगे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आने वाली है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेज़ी से माइक्रोचिप की उसमें आवश्यकता बढ़ रही है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जो आगे भविष्य 25 सालों में आप देखोगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का होगा, तो उसमें माइक्रोचिप का यूज़ भी उतनी ही अधिकता में होगा। और इस टेक्नोलॉजी तक चाइना को पहुंचने के लिए अभी लगभग 25 साल ही लगेंगे। यदि आज से वो अपना चाइना कार्य प्रारंभ कर दे कि हम इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री अपने चाइना में स्टैंड करेंगे, या कोई दूसरा कंट्री इस तरह की प्लानिंग करे, तो उसको लगभग 25 साल ही लगेंगे। तो अभी 25 साल ये मान के चलिए कि ताइवान में पूरी दुनिया पे चिप के मामले में या सेमीकंडक्टर के मामले में उनका एक छत्र राज्य रहेगा, उसको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर जिन लोगों को थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता हो, जो थोड़ा समझ रखते हों, जो जिन्हें डर ना लगता हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य को स्वयं पता होता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, कि हम उतार चढ़ाव में इसको बर्दाश्त कर लेंगे या पैसेंस रख सकते हैं कि अभी 2-3 साल भी फंड ना चले तो हम निवेश कर रहे हैं। जैसे जब से NFO आया है तब से लगभग 30% वो 30% अपने जो मूल NAV था उससे नीचे डिस्काउंट है, NAV गिरी हुई है। तो अगर SIP मॉडल में हम रहना चाहते हैं और 25 साल की हमारी ये समझ है, तो ये 25 साल के लिए इंडिया और जो निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है ये बेस्ट है फॉर 25 ईयर्स के लिए। हम लोग इसी पे चर्चा आगे भी करते रहेंगे। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व भी है। इस दृष्टि से है कि जिस तरह से चाइना हमारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और किसी भी स्तर पे भारत को छोड़ता नहीं है प्रॉब्लम क्रिएट करने में, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे लेह लद्दाख में हो, चाहे पाकिस्तान को लेके हो, वो हमारे लिए कहीं न कहीं एक समस्या खड़ी करता रहता है। तो ये एक हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम उनकी कंपनियों में निवेश करें। उनके जब कंपनियों में निवेश होगा, ताइवान में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा,
तो ये कहीं न कहीं चाइना को प्रभावित करेगा, चाइनीज़ कंपनियों को भी प्रभावित करेगा। इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत बड़ा वेदांता ग्रुप का और ताइवान की कंपनियों के साथ में एक गठजोड़ हो रहा है कि वो फ्यूचर में माइक्रोचिप का प्रोडक्शन इंडिया में भी करेंगे। तो माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, 8-10 मेन कंपनी है, बाकी तो सब सब्सिडरी कंपनी है। तो उनका प्रोडक्शन इंडिया में शुरू होगा क्योंकि वो चाइना का एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। पूरा दुनिया अब एक विकल्प के रूप में देख रहा है। तो जब हमारी पेरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा तभी हम आगे फ्यूचर में उसका लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी रिस्क लेने की क्षमता है, धैर्य है, पैसेंस है, तो इसमें 25 साल के लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये एक वेस्ट फंड है। और मैं तो कहूँगा ताइवान इंडिया इक्विटी फंड में सबको निवेश करना चाहिए। निप्पॉन एक जापान की एएमसी है जो कि इंडिया में स्टेब्लिश है, बहुत अच्छा एक बड़ा ग्रुप है, बहुत ही एक रेटिंग कंपनीज है, जिसने यहाँ पे रिलायंस म्यूचुअल फंड जो था उसको परचेज़ करके निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड लॉन्च किया था। जनता का उतना समर्थन नहीं मिला, टेक्निकल रीज़न है क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तनाव चल रहा है, या जो हमारी मीडिया दिखा रही है उसकी वजह से भी लोगों में एक भय का वातावरण था। तो मैं कहूँगा कि जो मीडिया का भय का वातावरण है उसको दरकिनार करिए और कम से कम एक एसआईपी, भले ही छोटे अमाउंट की 2000 रुपये की हो, वो इसमें अवश्य प्रारंभ करें। और इसमें निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि चाइना कभी भी अटैक नहीं करेगा ताइवान के ऊपर, और क्योंकि ताइवान पूरी दुनिया के लिए माइक्रोचिप बनाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ग्रीन इंडिया वन चैनल आपको आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।